अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। अपनी पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था, बल्कि मैंने एक शेयर किया था अपना ये रसाले के बारे में कुछ व्यूज़। जी हाँ, तो आज मैंने सोचा मेरे पास टाइम है इस वक्त, फरागत है, तो क्यों ना मैं आपके लिए अपनी वो कहानी पढ़ूं जो कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था पिछली दफ़ा कि इस रसाले में किसी का कोई तहरीर छपना बहुत बड़े एजाज़ की बात हुआ करती थी। अब आजकल मुझे नहीं पता कि ये रसाला पब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ उस वक्त अपने ज़माने का बहुत ही बावकार, बहुत बहुत प्रेस्टिजियस रसाला हुआ करता था, जिसमें दो लाइनें भी छप जाएं तो बहुत बड़े एजाज़ की बात हुआ करती थी। तो जनाब, इसमें मैंने कहानी लिखी है रहन बसेरा। अच्छा जी, अब मैं पढ़ूंगी और आप सुनिएगा। जहाज के पहियों ने जो ही जमीन को टच किया तो रानी का दिल इतनी जोर से धड़का मानो हलक में आ गया हो। सीढ़ी लगते ही वो दोनों बच्चों के हाथ थामे जब नीचे उतरी तो जाने क्यों इसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकल के इसके गालों से फिसलते हुए धरती माँ के सीने में जज्ब हो गए। इसका दिल शिद्दत से चाहा कि वह ज़मीन पर बैठ जाए और वतन की मट्टी की सारी शफकत, मोहब्बत और ममता अपने वजूद में भर ले, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। सामने ही इसके तीनों भाई बमै बीवी बच्चों के ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर इसे खुश आमदीद कहते हुए दिखाई दे रहे थे। रानी कई बरसों बाद वतन लौटी थी। एक रोज़ इस तरह इसके सब भाई भाभियाँ और बच्चे इसी एयरपोर्ट पर अलविदा कहने आए थे। इस वक्त अलविदा कहने वालों में एक वजूद, ममता का सारा नूर चेहरे पर लिए इन लोगों में मौजूद था, मगर आज रानी को नूर का वो हाला दिखाई नहीं दिया। इसके दिल से सदा आई, काश आज अम्मा भी मौजूद होती। मगर तकदीर ने रानी को तो इसी लम्हे अम्मा से जुदा कर दिया था जब वो शादी के फ़ौरन बाद दरियारे गैर रवाना हुई थी। वो जानती थी, वो क्या जानती थी कि ये जुदाई हमेशा के लिए से अम्मा से जुदा कर देगी। वो इन्हीं सोचों में डूबी कस्टम वगैरह की कार्रवाई से फारिग होती हुई एयरपोर्ट से बाहर आ गई। भाई भाभियों और बच्चे रानी को देखकर नहाल हो रहे थे। तीनों भाई और इनके बच्चे रानी को अपनी तरफ ले जाना चाहते थे। बड़े भैया बोले, सबसे पहला हक मेरा है, रानी मेरे घर चलेगी। दूसरे दोनों भाई और इनकी बीवियों ने कनखियों से एक दूसरे की जानब देखा और अपने अपने घर ले जाने पर इसरार करने लगे। तीनों भाई और भाभियां रानी को इसरार कर रहे थे। रानी ने लम्हावार सोचा और बोली, बड़े भैया अगर आप इजाज़त दें तो मैं रहन बसेरा जाऊंगी। बड़े भैया ने ताज्जुब से रानी को देखा, जिसका सरापा अमेरिका में इसकी खुशहाली की गम्माजी कर रहा था। बच्चों का लिबास और अंदाज इनके ऊंचे स्टेटस ऑफ लाइफ का पता देते थे। इन्होंने हैरत से रानी को देखा और बोले, रानी तुम इस पुराने दकियानूसी रहन बसेरे में रहोगी? इस पुराने दकियानूसी रहन बसेरा में रहोगी? मेरे घर में ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद है। हाँ, तुम्हें और बच्चों को वहाँ तुम्हें और बच्चों को आराम मिलेगा। रैन बसेरा में तुम्हें क्या मिलेगा? मगर बड़े भैया, रैन बसेरा में मेरा सब कुछ है। मेरी माँ है, मेरा बचपन है, मेरी यादें हैं। आप प्लीज़ मुझे वहीं रहने दीजिए। बड़े भैया ने तुम्हारी मर्ज़ी बड़े भैया ने तुम्हारी मर्ज़ी कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। मंझले भैया ने भी अपने स्कूटर को किक लगाई और छोटे भैया और दोनों भाभियों और बच्चे टैक्सी में रैन बसेरा की तरफ रवाना हो गए। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब ये छोटा सा काफिला रैन बसेरा के सामने आकर रुका। इर्द गिर्द के मकानों की खिड़कियों के पट खुले और औरतों व बच्चों के सर बार निकल कर अमेरिका से बरसों बाद आने वाली रानी को कम और इसके खूबसूरत सूटकेसों और दिगर सामान का जायज़ा लेने लगे। छोटी भाभी ने लपक कर अंदर जाकर बैठक का दरवाज़ा खोला, जिसको वो अक्सर बच्चों से बचाव की खातिर बंद रखा करती थी। रानी का सामान इसी कमरे में जमा होने लगा और देखते ही देखते कमरे का खासा हिस्सा सामान ने घेर लिया।
सब लोग रानी को बड़े इश्तियाक से देख और सुन रहे थे, मगर रानी की रूह बेचैन थी। वो अपनी जगह से उठी, बैठक से निकलकर बाहर सहन में आ गई। यादों के दरीचे वाह हुए और वो खड़े खड़े कई बरसों पीछे लौट गई। इसी सहन में लगे जामुन के पेड़ पर जब पहली बार इसने झूला डलवाया और फिर एक रोज़ जब मंझले भैया ने ज़ोर का झूला झुलाया तो शाख तड़ख से टूटी और रानी फर्श के सहन पर आ गिरी। चोट की शिद्दत से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसका रोना देखकर मंझले भैया ऐसे डरे कि वहाँ से भागकर करीबी कब्रिस्तान में जा छुपे, जहाँ से घर भर के लोगों के ढूंढने पर वो शाम को एक टूटी कब्र के पीछे छुपे हुए मिले। और जब घर में मुजरम बनाकर लाए गए तो इस तरह थर थर काँप रहे थे कि रानी जो सुबह से इनके पलटने का मंजर, इनके पिटने का मंजर देखने के लिए बेचैन थी, इसे भी रहम आ गया और अम्मा से भैया की सिफारिश करते हुए बोली, अम्मा, भैया को मैंने ही ज़ोर से झूला देने को कहा था। अम्मा ने रानी को प्यार से लिपटाकर चूम लिया और मंझले भैया अम्मा की अदालत से बाइज्जत बरी हो गए। यकायक रानी के वजूद को किसी लम्स ने गरमा दिया। यकायक रानी के वजूद को किसी लम्स ने गरमा दिया। अम्मा का ख्याल आते ही इसे महसूस हुआ कि यहाँ करीब ही कहीं कोई वजूद है जिसका नरम गर्म लम्स वो अपने वजूद में महसूस कर रही है, अपने वजूद पर महसूस कर रही है। इसे एक झुरझुरी सी महसूस हुई। इतने में भाभी की आवाज़ इसे वापस इस दुनिया में ले आई। रानी, चाय तैयार है, तुम किधर चली गई? बच्चे भी सहन में निकल आए और इस उजड़े चमन में अपनी मम्मी को महव पाकर ताज्जुब से इसे देखने लगे। चाय से ताज़ा दम होकर रानी ने सूटकेसों की चाबियां निकाली। तीनों भाभियों की निगाहें मिली और बच्चे बड़े एक्साइटेड नज़र आने लगे। मंजली और छोटे भैया के बच्चों ने तो अपना शहर भी पूरा नहीं देखा था। इनके लिए अमेरिका का तस्वर भी कोई परियों के देश से कम न था। अलबत्ता बड़े भैया के बच्चे कभी कभी छुट्टियों में अपनी खाला के पास कराची हो आते थे, लिहाजा वो अपने आप को रानी पुप्पो के करीब तर समझते हुए अपनी एक्साइटमेंट पर काबू रखने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। रानी ने जो ही पहला सूटकेस खोला, खूबसूरत रेशमी कपड़ों की चमक धमक देखकर तीनों भाभियाँ यकदम बोल उठीं, रानी, तुमने ख्वामखा इतनी तकलीफ़ की, क्या ज़रूरत थी हमारे लिए इतने कपड़े लाने की? रानी ने बड़ी नरमी से सूट पीस निकाले और सोफ़े पर रख दिए। भाभी, आप अपनी अपनी पसंद के रंग चुन लीजिए। और बड़े भैया, ये सूट पीस इरफान ने ख़ास तौर पर आपके लिए पसंद करके भेजा है। बड़े भैया ने सुरमई रंग का सूट पीस हाथों में लेते हुए कहा, क्या उम्दा कपड़ा है। वैसे मेरे पास पहले ही काफ़ी सूट हैं, मगर तुम इतने प्यार से लाई और ख़ास तौर पर इरफान ने पसंद किया है तो शुक्रिया। और बड़े भैया, ये स्वेटर शर्ट टाई भी सूट से मैच ही लिया था मैंने। रानी ने भाई भाभीियों के बाद बच्चों के लिए तोहफ़े भी निकाले और आखिर में एक गर्म शॉल इसने निकाली। दोनों हाथों में शॉल पकड़े वो चंद लम्हे फर्श पर यूं ही एड़ियों के बल बैठी रही और बोली, ये शाल अम्मा के लिए लाई हूँ। अम्मा के लिए? तीनों भाभियों और भाई बैक ज़बान बोले। हाँ हाँ, अम्मा के लिए। शॉल इसने दोबारा सूटकेस में रख दी और वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बड़े भैया और मंझले भैया रानी को खुदाफिज कहते हुए तहाइफ समेट कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रैन बसेरा में सिर्फ छोटे भैया ही रहा करते थे। खाने के बाद रानी बच्चों के साथ अपने कमरे में आ गई। ये वही कमरा था जिसमें इसने बचपन से जवानी तक के 20 बरस गुजारे थे। पलंग पर लेटी तो बावजूद सख्त थकावट के नींद आंखों से कोसों दूर थी। बच्चे लेटते ही सो चुके थे। रानी ने शॉल कंधों पे डाली और सहन में निकल आई। चांदनी ने सारे सहन को मनवर कर रखा था। रानी पर फिर यादों के दरीचे वाह हुए। सहन में मोतिये के फूलों के करीब अम्मा का तख्त बिछा था, जिस पर वो हर शाम मगरिब से लेकर इशा तक नमाजें अदा करती थीं, और यही उनके बैठने की जगह भी थी। गर्मियों में धूप ढलते ही छिड़काव किया जाता। मिट्टी के लाल लाल घड़े पानी से भरे मोतियों के पौधों के करीब ही घड़ोंची पर रखे जाते थे और हर घड़े पर चांदी का कटोरा उल्टा करके रखा रहता।
कभी कभी अम्मा मोतिये की कलियां तोड़कर चंगेर भरती और इनसे हार परोती रहती। कुछ हार इनके तख्त पर धरे रहते, कुछ वो घड़ों पर डाल देती। अम्मा को फूलों का बहुत शौक था। उन्होंने सहन के कच्चे हिस्से में ख़ास तौर पर मोतिया और गुलाब के पौधे बड़े चाव से लगाए थे, और अगर कभी कोई बच्चा इन पर से फूल तोड़ता तो अम्मा का गुस्सा इनके नरम पुरशफ़क़त चेहरे पर बखूबी दिखाई देने लगता। अम्मा के हाथों के पौधों की जगह आज उजाड़ झाड़ियाँ खड़ी थीं। सहन का फर्श जगह जगह से उखड़ चुका था। बेशतर कमरों में मकड़ी ने जाले तान रखे थे। चमकता हुआ फर्नीचर धूल और गर्द की मोटी तह तले दबा हुआ था। वीरान वीरान सी एक से दूसरे कमरे में होती हुई दोबारा सहन में रानी निकल आई। रात पल पल बीतती रही और वहीं सेन के उजाड़ जंगल में भटकती रही। सुबह नाश्ते पर रानी ने छोटे भैया से रैन बसेरे की ज़बू हाली के बारे में पूछा तो भाभी फौरन बोल उठी, रानी तुम जानती हो तुम्हारे भैया की क्या आमदनी है? रानी तुम जानती हो तुम्हारे भैया की क्या आमदनी है? इसलिए तो हम इस भूतों के मस्कन में पड़े हैं। इसकी मरम्मत के लिए पैसा कहाँ से लाएं? और भैया सर झुकाकर नाश्ता करने में मसरूफ़ रहे। रानी ने दफ्तर जाते हुए भैया के हाथ में चेक थमाते हुए आजिज़ी से दरख्वास्त की कि भैया इस रकम से रहन बसेरा की मरम्मत करवा लें, क्योंकि ये रहन बसेरा एक घर नहीं, मेरी माँ है और कोई भी औलाद अपनी माँ को बीमार नहीं दे सकती। इसका इलाज करवाना सादत समझती है। अगले रोज़ घर की मरम्मत और सफाई का काम शुरू हो गया। रानी ने सारे काम की इस तरह देखभाल की जैसे कोई बेटी बीमार माँ की तीमारदारी कर रही हो। चंद हफ्तों के बाद रैन बसेरा ऐसे लगने लगा जैसे बीमार ने गौसले सेहत कर लिया हो। और फिर रानी के क़याम की मियाद भी ख़त्म होने को आई, और जब सब लोग रानी को दोबारा अलविदा कहने एयरपोर्ट पर जाने को तैयार थे, रानी ने सूटकेस खोला, वही सफ़ेद खूबसूरत शॉल निकाली और पलट कर सहन में गई। मोतिये के नए लगाए पौधों के करीब रखे बसीदा से तख्त पर शाल बिछा दी और फिर कोहनियों के बल तख्त पर झुकी और दोनों हाथों के प्याले में चेहरा दबाए सिसक पड़ी। अम्मा आप इतने बरस इतनी सर्दी में टटकती रही और किसी ने आप पर गर्म शाल भी न डाली। अम्मा इसके लिए अपने बेटों को माफ़ कर देना। रानी की आज भी भाइयों की सिफारिश अम्मा से कर रही थी। आप हैरान होंगे कि मैं इस कहानी को पढ़ते हुए इतनी